यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल। बात करो मुझसे, जवाब दो, तभी समझ पाओगे उसको अच्छे से। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में मोनेराज आते हैं, ठीक है, जो हम ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट किंगडम क्या है? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इस प्रोकैरियोट्स में प्लस ये कौन है? यूनिसेल्युलर। उस टेबल में जहां जहां 1 लिखा हुआ है उसका मतलब है 1 सेल ऑर्गेनिजम्स। देखो ये जो मेरे जो नोट्स लिखे हुए हैं वो थोड़े से रफ लिखे हुए हैं। उसका रीजन ये है कि वो मेरे एमएससी पीएचडी के टाइम लिखे हुए हैं। आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, कहीं भी जाओ, आपको बेसिक्स तो दोबारा से फिर से करना पड़ेगा। अगर उसको आज ही अच्छे से कर लोगे तो कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। यूनिसेल्युलर और प्रोकैरियोट्स मतलब इनमें 1 सेल थी, उस सेल के अंदर ना तो न्यूक्लियस था ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी। वो कौन थे? मोनेराज। तो मोनेराज में इन शॉर्ट तुमने क्या पढ़ा था? जितने भी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं अर्थ पर वो हमने सारे किसमें पढ़े थे? मोनेरा के अंदर। यही पढ़ा है ना? नेक्स्ट क्लास किंगडम पढ़ने से पहले प्रीवियस क्लियर होना चाहिए आपको। मोनेरा पढ़ा है आपने। पूरी अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मोनेरा। इनकी खासियत क्या है कि एक तो ये प्रोकैरियोट होते हैं, दूसरा ये क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एक ही सेल होती है और उस सेल के अंदर भी ना तो न्यूक्लियस होता है ना ही कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो ऑर्गेनल्स होती है, राइट। अब इनमें हमने अलग अलग बैक्टीरियाज पढ़े थे। व्हाट डू यू मीन बाय यू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया कौन से हैं? फास्ट बेटा रिप्लाई करो। Which survive in harsh conditions. No, यू बैक्टीरिया Which live in normal areas. नॉर्मल कंडीशंस में बेटा। इन नॉर्मल कंडीशंस। आर्की बैक्टीरिया का मतलब क्या था? जो एंशियंट बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशन में, हार्श का मतलब होता है टफ से टफ, एक्सट्रीम कंडीशंस में जो सरवाइव करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और पढ़ी है हमने, साइनो बैक्टीरिया। एक्चुअली जो साइनो बैक्टीरिया है वो किसकी टाइप है? यू बैक्टीरिया की ही वो टाइप है, लेकिन इसको अलग से इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना जो खाना है वो खुद बना सकते हैं, प्लस ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया को भी कोई कोई इन्वायरमेंट कभी कभी ऐसा चाहिए होता है जहां ऑक्सीजन ना हो। नॉर्मली ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रिलीज। बट ये एक काम और भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बट ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये जो है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है एनारोबिक कंडीशंस में। तो ये काम कहाँ करेंगे? वो हेटेरोसिस्ट के अंदर। मतलब ये अपनी ही बॉडी के अंदर एक छोटा सा पोर्शन ऐसा बना देते हैं जहां पे ऑक्सीजन ना हो, जहां पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। एक चीज मैंने और बताई थी, PPLO, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा। 2 क्वेश्चन से। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द सेल वॉल कौन होंगे? बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे प्लैनेट पर, दुनिया में सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल हो वो कौन है? बैक्टीरिया। सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल ना हो, विच लैक दी सेल वॉल, लैक का मतलब होता है जो ना हो, ठीक है, वो कौन होंगे? PPLO। ये हमने इस सब में डिस्कस किया था। किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा। तुमने एनिमेशन देख लिया मोनेरा का? Yes, मैंने ma'am. ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, आप चाहते हो तो मैं यही दिखा देती हूँ दोबारा से मोनेरा का एनिमेशन। बाकी मैंने वो ग्रुप में भी वीडियो शेयर किया है। नोट्स में से पढ़ो, बुक में से पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बुक वाली ही चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने के चांसेस रहते हैं। सीधा सी बात है कि जो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, नोट्स बनाने का फायदा सिर्फ तभी होता है जब आप उसको इजी करके लिखते हो। एज इट इज अगर बुक को ही छापना है तो नोट्स लिखने का कोई फायदा नहीं है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पेपर पेन वेस्ट कर रहे हो। बुक से नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि आप उसको एक टेबुलर फॉर्म दो, पॉइंट्स की फॉर्म दो। कल को जब आपको फटाफट ये चैप्टर पढ़ना है तो आपके पास हर वर्ड का मीनिंग होना चाहिए, सिंप्लीफाइड वे में होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इस यूनिट को
सबसे ज्यादा टफ मानते हैं, बट मेरा यकीन मानो अगर इसको ढंग से करोगे तो ये सबसे इजी यूनिट है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा तिड़म लड़ाने वाला है ही नहीं। ह्यूमन फिजियो आएगी लास्ट में जो सबसे ज्यादा समझने वाली है। अदरवाइज इस यूनिट में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट आप आंसर देके मार्क्स गेन कर सकते हो, कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट किंगडम आता है प्रोटिस्टा। अपने दिमाग में बात बिठा लो कि दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया थे वो किसमें थे, किंगडम मोनेरा के अंदर। अब हम आगे मूव करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो किंगडम जो मोनेरा था, पूजा मैं वो टेबल पूरे किंगडम्स करवा दूं, फिर करवाऊंगी, वो और इजी हो जाएगी समझनी, एक एक को समझते जाओ, या मैं अभी लेक्चर में 2 मिनट रह जाएंगे फिर दोबारा बता दूंगी। प्रोटिस्टा जो है किंगडम, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। अब तुम्हें ध्यान देना है, मोनेरा में कौन थे, यूनिसेल्युलर तो वो भी थे, यूनि का मतलब होता है 1 सेल वाले ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे। अब हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। ये कौन है, यूनिसेल्युलर तो ये भी है, बट ये क्या है, यूकैरियोट्स, मतलब ये भी 1 सेल ऑर्गेनिज्म ही है, इनके पास भी एक ही सेल होती है, और मोनेरा के पास भी एक सेल थी, क्लियर है। बट उनकी जो वो एक सेल थी वो क्या थी, प्रोकैरियोट, ना तो उसके पास न्यूक्लियस था, ना ही उसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी। ये क्या है, यूकैरियोट, मतलब अगर ये सिंगल सेल के बने हुए हैं तो इसमें न्यूक्लियस भी है और दूसरी की दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। मोनेरा बहुत इजी था, आपको सिर्फ सारे के सारे बैक्टीरिया पढ़ने थे। मोनेरा किंगडम को ऐड किसने किया था, कोपलैंड ने। प्रोटिस्टा को किसने ऐड किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ये पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। अब प्रोटिस्टा को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आपकी बुक में सीधे 5 पैराग्राफ दिए हुए हैं प्रोटिस्टा की, SPCDE। कहीं कहीं किसी किसी लेक्चर से ही मैंने ये शॉर्ट फॉर्म ली हुई है, तुम्हें ये लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म्स को, ठीक है। जैसे अगर जो क्वेश्चन था ना, द ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेल वॉल, बैक्टीरिया, और विच लैक द सेल वॉल, PPLO। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, PPLO में L आता है ना, और लैक का मतलब भी नहीं होना, लैक L से ही है, तो ये याद रख लेना, एक तरीका है याद करने का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि PPLO में सेल वॉल नहीं होती। जब आप अपनी NCERT खोलोगे तो उसमें प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन दिया है, नीचे 5 पैराग्राफ दिए गए हैं, वो इस तरह से मेंशन है। S का मतलब है स्लाइम मोल्ड्स, P का मतलब है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, सॉरी प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, C का मतलब है क्राइसोफाइट्स, D का मतलब है डाइनोफ्लैजेलेट्स, E का मतलब है यूग्लिना। ये 5 क्लासेस दी हुई हैं, 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्रोटिस्टा के, NCERT में डायरेक्टली मेंशन किए गए हैं ये 5। आप ये शॉर्ट फॉर्म लगा के याद रखना। S का मतलब है स्लाइम मोल्ड्स, P का मतलब है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, C का मतलब है क्राइसोफाइट्स, D डाइनोफ्लैजेलेट, E यूग्लिना। 2-3 बार ये नाम पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। मोनेरा बहुत इजी था, सारे बैक्टीरिया उसमें आते हैं, इसमें थोड़े थोड़े नए नाम आ गए, हमें ये 5 डिटेल में पढ़नी है, राइट। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जो सबसे जो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोटिस्टा को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट एंड सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। आपको जब कोई कहता है प्रोटिस्ट तो आपके माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए दूसरा किंगडम है, यूनिसेल्युलर है और यूकैरियोट्स है, राइट। किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। और ये प्राइमरीली एक्टिव एक्वेटिक है, मतलब मैक्सिमम ये पानी में ही पाए जाते हैं, जमीन पे ये सरवाइव नहीं करते, ठीक है। प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको क्या कहोगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एनिमल्स के जैसे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, आप उनको क्या कहोगे, प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट। फिर आते हैं सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट वर्ड आते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये किस पे फीड करेंगे, डेड और डिके मैटर पे। जहां पे भी सेप्रो वर्ड्स आ जाता है आप समझ जाओ कि वो डेड और डिके मैटर पे फीड करते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं ना, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट, पायरोफाइट एंड यूग्लिनोफाइट।
ये आपको यही यहाँ पे यही दिए हुए हैं क्राइसोफाइट्स, ये CD मैंने बताया था ना, क्राइसोफाइट का एग्जांपल है डायएटम, ठीक है। उसके बाद है डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये आते हैं पायरोफाइटा के अंदर, ठीक है, इनको फायर एल्गी भी कहते हैं। फिर आया था यूग्लिनोफाइटा ई, ये इसी में आते हैं यूग्लिनोइड्स। तो इन शॉर्ट मैं ये कह दूं कि ये जो CDE मैंने ये लिखा था, ये कौन है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये वो प्रोटिस्ट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस एक पेज पे चाहे आप एक लेक्चर लगा लो, लेकिन इस चीज को खूब अच्छे से समझो। विटैकर का दूसरा किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट है। हम हायर कैटेगरीज में मूव कर रहे हैं मोनरा से। अब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूकेरियोट्स के बारे में, वन थिंग। फिर सीधा आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एनसीईआरटी में 5 इसके एग्जांपल्स दिए हुए, CSP CDE। S से स्लाइम मोल्ड्स, P से प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, C से क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स। मैं एक दूसरा तरीका बता रही हूँ इसको क्लासिफाई करने का, ये आप जरूर लिखिएगा क्योंकि नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे सीधा कह देंगे कि डाइनोफ्लैजेलेट्स किस में आते हैं, फोटोसिंथेटिक में, प्रोटोजोन में या सेप्रोफाइटिक में। अगर आपको ये टेबल आती होगी तो आप बता सकते हो कि ये जो CDE है ना, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, ये तीनों अपना खाना खुद बना लेते हैं, राइट। T वाले प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, ये अपना खाना दूसरे एनिमल से लेते हैं। S वाले स्लाइम मोल्ड्स, यहाँ मैंने लिखा है, ये सेप्रोफाइटिक है, ये डेड और डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं, राइट। तो हम इसको एक एक करके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटिस्टा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक, प्रोटोजोआ एंड सेप्रोफाइटिक। एक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, एक जो डेड डिके मैटर से अपना खाना लेते हैं, वो क्या है, सेप्रोफाइट्स। क्लियर है यहाँ तक? रिप्लाई करो बेटा। यस मैम। ठीक है, फोटोसिंथेटिक के आगे एग्जांपल्स आते हैं क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। क्राइसोफाइटा, ठीक है, पायरोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइटा, ये सारी एक तरह से एल्गीज हैं। आपको मैंने कल भी एक बात बताई थी कि पूरी बायोलॉजी में बार बार एल्गी वर्ड पढ़ने को मिलेगा। एल्गी का मतलब आप नहीं कह सकते कि ये बैक्टीरिया है, आप नहीं कह सकते ये प्लांट है, आप इसको अलग से भी नहीं रख सकते। एल्गी क्या है, सब में पाई जाएगी। एल्गी बैक्टीरियाज में भी आती है, हम मोनरा में पढ़ चुके हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। एल्गी यहाँ पे भी बार बार आएगा, एल्गी प्लांट्स में भी आएगा। तो ऐसा कहा जाता है, एल्गी जो वर्ड है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, अर्थ पे पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना ले, आप उसको एक टैग देते हो एल्गी का। एल्गी तो बैक्टीरिया में भी मिल रही थी क्योंकि उसके पास ब्लू ग्रीन एल्गी थी, वो अपना खाना खुद बनाती थी, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में आप पढ़ोगे गोल्डन एल्गी, फायर एल्गी, ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट के अंदर भी हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये भी अपना खाना खुद बनाती है। तो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में पाया जाने वाला ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेटिक है, बायोलॉजी उसको एक अलग नाम से बुलाती है, उसका नाम है एल्गी। एल्गी बैक्टीरिया में भी आएगी, एल्गी प्रोटिस्टा में भी आएगी, एल्गी प्लांट्स में भी आएगी। आप नहीं कह सकते हो कि एल्गी एक बैक्टीरिया है, एल्गी एक प्रोटिस्टा है, एल्गी एक प्लांट है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते। आप सिंपल कहोगे एल्गी वो है जो अपना खाना खुद बनाए। ये बैक्टीरिया में भी आएगी, ये प्रोटिस्टा में भी आएगी और ये प्लांटी में भी आएगी। कुछ ये फीचर्स हैं एल्गी के जो एक बार पढ़ लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नीट में कि जो एल्गी होती है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं। नॉन जैकेटेड का मतलब होता है कवर्ड नहीं होते, नेकेड होते हैं। बाकी सब जरूरी नहीं है, इसमें ध्यान रखना। और एक ये पढ़ लेना कि जो एल्गी होती है इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, ये हर बार क्वेश्चन आता है पिगमेंट्स के ऊपर। क्लोरोफिल ए पिगमेंट, देखो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा उसके पास क्लोरोफिल होगा ही होगा, तभी तो वो ग्रीन सा दिखाई देता है ना। क्लोरोफिल ए ऐसा पिगमेंट है जो हर एल्गी में मिलता है। ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी होगा, ठीक है। ब्राउन एल्गी में ए के साथ सी होगा। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन। दुनिया में अलग अलग तरीके की एल्गीज पाई जाती हैं, हर एल्गी में क्लोरोफिल ए का होना मैंडेटरी है। इसके साथ अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए सिर्फ एक बार इतना जानो
कि प्रोटिस्टा एक किंगडम है। इस प्रोटिस्टा के अंदर इसको अर्नेस्ट हैकल ने ऐड किया था। हम तो विटाकर किंगडम पढ़ रहे हैं ना, वैसे तो उसमें 5 हैं, ठीक है, बट प्रोटिस्टा को ऐड किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ये एक्वेटिक होते हैं, ये यूनिसेलुलर हैं, ये यूकेरियोट्स हैं। अगर हम देखें कि प्रोटिस्टा अपना खाना कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं, तो हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक, जो अपना खाना खुद बनाए, प्रोटोजोन्स, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले, एनिमल्स के जैसे हो, सेप्रोफाइटिक, जो डेड और डिके मैटर से अपना खाना लेती हो, ठीक है। फोटोसिंथेटिक में ये 3 आते हैं, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स एंड यूग्लिनोफाइटा। क्राइसोफाइट का एग्जांपल है डायएटम्स, ठीक है। पायरोफाइटा का एग्जांपल है डाइनोफ्लैजेलेट्स। यूग्लिनोफाइटा का एग्जांपल है यूग्लिना। हमने उस दिन पढ़ा था ना, यूग्लिना के ऊपर कंट्रोवर्सी थी कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में भी आता है, जो एनिमल्स में भी आता है, तो इसके लिए इशू था कि इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा। तो हम यहाँ पे मेन क्या पढ़ने वाले हैं? डायएटम्स के बारे में, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में एंड यूग्लिना के बारे में। फिर आते हैं प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट, ठीक है। अब ये चलते कैसे हैं, कैसे मूव कर सकते हैं? अगर ये अमीबा की तरह मूव करते हैं तो इसका एग्जांपल है सार्कोडीना, ठीक है। सॉरी, सार्कोडीना का मतलब है अमीबा की तरह मूव करने वाले, एग्जांपल है अमीबा और एंटमीबा, ठीक है। इसमें जो लोकोमोशन है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू होती है। जैसे ये अमीबा आपने पढ़ा हुआ होगा, देखा होगा, ये स्यूडोपोडियास होते हैं, ये मूव कराते हैं। अगर प्रोटिस्टा सीलिया की हेल्प से मूव करे तो उसको क्या कहेंगे? सीलिएटा, और एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अगर वो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? ज़ूओफ्लैजिलेट्स। इसमें लोकोमोशन कैसी है? फ्लैजिला के थ्रू। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आगे +2 में भी आएगा, एंटमीबा, हिस्टोलाइटिका। पैरामीशियम आपने बहुत बार सुना होगा। पैरामीशियम किस में आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये कौन है? प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें और दिए हुए ये जो फ्लैजिला की तरह से मूव करते हैं उसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बार बार क्वेश्चन एग्जांपल पे आएंगे। ये 3 प्रोटिस्टा हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने पढ़ लिए डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिना, 3 इसमें आएंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं कि वो जो एनिमल्स के जैसे हैं, ये देखा जाएगा कि वो कैसे चलते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से चलते हैं तो सार्कोडीना, मतलब एंटमीबा, अमीबा। सीलिया की हेल्प से मूव करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा। फिर आते हैं स्पोरोजोआ। इनको लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं होती, ये किसी के शरीर के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, जो हमारे शरीर में मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन एक्चुअली उसको कर कौन रहा है? मच्छर तो सिर्फ फैलाता है, होता किससे है? वो प्लाज्मोडियम से। इस तरीके से फिर आते हैं सेप्रोफाइटिक, जो अपना खाना डेड और डिके मैटर से लेते हैं। इसका एग्जांपल है मैं भी गयो 12 बजे 15 मिनट पर फोन ले लिया ना बेटे हाँ मैं बात करूं। इस टेबल को एक बार खुद से अच्छे से देखना, मैं एक एक करके इसको पढ़ा देती हूँ अभी आपको। हमें मेन क्या करना है? एनसीईआरटी के अंदर 5 आपको पैराग्राफ्स दिए गए हैं प्रोटिस्टा के ऊपर, ठीक है। हम उसको कैसे पढ़ेंगे? इस तरीके से, SPCDE। एस का मतलब है स्लाइम मोल्ड्स, ये लिखा हुआ मैंने, या फिर आप कह सकते हो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड्स दिए हैं ऐसे एनसीईआरटी में, सीधा इसी का एग्जांपल मेंशन कर दिया, इसको मेंशन नहीं किया उन्होंने। फिर ये है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, ठीक है, ये वाले। सी से दिया है इन्होंने क्राइसोफाइटा। डी के मतलब है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ई का मतलब है यूग्लिनोइड्स। तो ये तीनों किसके कैटेगरीज हैं? इसकी वाली फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की ये कैटेगरीज हैं। इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बार टेबल में से पढ़ लेना। उसके बाद है सीधा प्रोटिस्टा के मेन फीचर्स क्या हैं। जैसे हमने पहले मोनेरा के मेन फीचर्स पढ़े थे ना, कि वो यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, ये क्या है? बेसिक डिटेल्स ऑन द प्रोटिस्टा। दे आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मोनेरा क्या थे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे।
प्रोटिस्टा पे बहुत बार पूछा जाता है, देयर बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। असर्शन रीजंस की क्वेश्चंस होते हैं कई, आपको पता होगा, दो स्टेटमेंट दी होती है, एक असर्शन एक रीजन, आपको ऑप्शन चूज करनी होती है क्या सही है क्या गलत। ये मैं आपको धीरे धीरे आगे कराऊंगी। अब तो जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी असर्शन रीजन आता है। द बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। प्रोटिस्टा के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ कहते हैं जो प्रोटिस्टा है वो फोटोसिंथेटिक है, हमने अभी देखा क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, वो क्या थे, फोटोसिंथेटिक। कुछ कहते हैं कि जो ये है, ये एक्चुअली जो प्रोटिस्टा है ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। साइंटिस्ट के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये एक्चुअली प्लांट्स हैं या ये प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो कुछ साइंटिस्ट इनको प्लांट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली जो ये इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये यूनिसेलुलर है, प्लांट्स जो है वो मल्टी सेलुलर है। तो गड़बड़ हो जाती है इनके बारे में जानने में कि ये प्लांट है या प्रोटिस्टा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यूग्लिना प्रोटिस्टा में आती है। अब यूग्लिना में प्लांट के कैरेक्टर भी है और एनिमल के भी है, इसीलिए इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो उसका रीजन यही है कि ये फोटोसिंथेटिक है तो प्लांट से बहुत रिजेंबल करते हैं, बट एक्चुअली ये प्लांट है नहीं क्योंकि ये तो यूनिसेल्युलर है। प्लांट्स होते तो वो मल्टी सेल्युलर होते, जिसकी वजह से इनकी बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन नहीं है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। एस का मतलब स्लाइमोट्स, पी का मतलब प्रोटोजोआ, सी डी ई क्राइसोफाइटा, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, ये सारी क्या है प्रोटिस्टा की क्लासेस है। जहां पे भी फाइट वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है प्लांट्स, जहां पे भी जोन वर्ड आ जाता है उसका मतलब है एनिमल, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है ना प्रोटोजोन्स, यहाँ आप नाम से समझ जाना कि ये एनिमल्स के जैसे होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट है। जहां पे भी फाइट वर्ड आ गया, क्राइसोफाइट्स, पायरोफाइट्स, यूग्लिनोफाइट, मतलब ये प्लांट्स के जैसे हैं। जहां पीछे फाइट्स वर्ड आ जाता है PHYTES वाला, इसका मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये प्लांट्स के जैसे हैं। जोन वर्ड आ जाता है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि ये एनिमल्स के जैसे हैं, राइट। प्रोटिस्टा जो है वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। मोनरा के बीच में और दूसरे किंगडम्स के बीच में ये लिंक का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ फीचर्स मोनरा के हैं और कुछ किसके हैं, यूकेरियोट्स के। मोनरा के जैसे यूनिसेलुलर है ये। हमने 5 किंगडम पढ़े हैं ना, विटेकर ने 5 किंगडम्स दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये क्या है, यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोट्स है। ये क्या है, यूनिसेलुलर है और यूकेरियोट्स है। बाकी सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं और यूकेरियोट्स हैं। तो प्रोटिस्टा के पास तो दोनों का फीचर है, इसके साथ जैसा ये यूनिसेलुलर है और इसके जैसा ये यूकेरियोट है। तो एक तरह से ये लिंक का काम कर रहे हैं कि कुछ मोनरा के जैसे भी हैं और कुछ बाकियों के किंगडम के जैसे भी हैं। तो इस एनिमेशन को देखो, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। इस एनिमेशन को देखना, काफी हद तक ये प्रोटिस्टा के आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद मैं 1 बाय 1 ये सारा डिटेल में कराऊंगी। Commander Kingdom Protista. Members of the Kingdom Protista are primarily aquatic. Chrysophytes, Dianoflagellates, Euglenoids, slime molds, and भाई लिखा है protozoans इन्होंने are few SPCD। categories of protists. Since they are all eukaryotes, they contain a well-defined nucleus and other membranous organelles. Some protists also have either a flagellum or a cilium. They reproduce both asexually through cell fusion and sexually via zygote formation. Chrysophytes include diatoms and golden algae or desmids. They are microscopic and float in great
numbers in both freshwater and saline water. Also, they are mostly photosynthetic. Diatoms are known as chief producers in the oceans. Diatom cell walls are embedded with silica, making them indestructible. Diatoms therefore manage to leave behind a large amount of their cell wall deposits in their habitats. These fossilized remains of diatoms form diatomaceous earth. It can be put to various uses like polishing and filtration of oils and syrups. Dinoflagellates are colorful protists found both in marine and freshwater. It can be put to various uses like polishing and filtration of oils and syrups. ये 1 by 1 मैं आपको सारा नोट्स में विद डायग्राम्स कराऊंगी. ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. क्राइसोफाइट्स के बारे में ये बता रहे हैं कि इसमें हम मेनली डाई एटम्स के बारे में पढ़ेंगे. डाई एटम्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. डाई एटम्स ये इस तरह से होते हैं, एक ढक्कन जैसे ये है, जैसे सोप बॉक्स होता है ना, ये वैसे दिखाई देते हैं. इनके सारे के ऊपर सिलिका डिपॉजिट होती है, इसीलिए इसको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं. ठीक है. और ये इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, जल्दी से टूटते नहीं है, खत्म नहीं होते हैं. ठीक है. और ये जो सिलिका होती है ये पॉलिशेस में, पेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है. ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. Dinoflagellates are colorful protists found both in marine and freshwater. Depending on the main pigments in their cells, they are yellow, green, brown, blue, or red. Sometimes, when a red dinoflagellate multiplies rapidly in the sea, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इज रेड टाइड. आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है रेड टाइड क्या होता है. डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स के दिखाई देते हैं. डाइनोफ्लैजेलेट्स मतलब इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं. ये मैं सारा आपको डिटेल में कराऊंगी अभी, तो सिर्फ ऊपर से ही समझाने के लिए है. कई बार इनका जो नंबर है वो वाटर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो वो पानी ऐसे ब्लड की तरह रेड रेड दिखाई देने लगता है. इसको बोलते हैं रेड टाइड. This red tide phenomenon is known to be harmful, as the toxins so released can kill other marine animals such as fish. Dinoflagellates usually have 2 flagella, longitudinal flagella and transverse flagella. Their names indicate how both the flagella are positioned. Euglenoids too, like dinoflagellates, have 2 flagella, one short and the other a long one. Instead of a cell wall, euglenoids have a protein-rich layer called pellicle that makes their bodies flexible. Euglenoids are phototrophic autotrophs in the presence of sunlight, since they also have chloroplasts like plants. However, they behave as heterotrophs in the absence of sunlight. Slime molds are saprophytic protists, that is, they live on dead organic matter. They form a huge aggregation called plasmodium. However, during unfavorable conditions, this plasmodium differentiates and forms spores that possess true walls. These spores are so resistant that they can survive for years under adverse conditions. Protozoans are protists that are believed to be primitive relatives of animals. Did you know that the word protozoans means the first animals? All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. They can be classified into 4 types: amoeboid protozoans, flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans.
देखो प्रोटोजोन से तो पता ही लग रहा है कि ये वो वाले प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल्स के जैसे बिहेव करेंगे। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, मैंने बताया जहां पे भी जोन वर्ड आ गया मतलब वो क्या है, जस्ट लाइक एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट है। अगर वो स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, इनके जो फीट हैं उनको क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया, तो कहेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अगर वो फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं तो आप क्या कहोगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अगर ये सीलिया की मदद से मूव करते हैं तो क्या कहोगे, सीलेटेड प्रोटोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो है वो मूव करते ही नहीं है, दे डोंट मूव, और ये कैसे रहते हैं, एज अ पैरासाइट, दूसरे की बॉडी में रहते हैं, वहां से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Out of these, amoeboid protozoans are found in fresh water, marine water, as well as moist soils. They use false feet called pseudopodia to move and capture their prey. Some amoeboids, like entamoeba, are parasites. Flagellated protozoans, as the name suggests, have flagella. They can be either free-living or parasitic. Some parasites, like trypanosoma, can also cause diseases like sleeping sickness. Ciliated protozoans, like Paramecium, can be found at almost all places where there is water. They are very active since they possess thousands of cilia. It is the coordinated movement of these cilia that steers the water containing their food into their gullet. The gullet is a cavity that opens to the outside of the cell surface. Lastly, sporozoans are organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. Plasmodium is the most famous sporozoan. It causes malaria in humans and is also known as the malaria parasite. All unicellular eukaryotes come under kingdom Protista. Member, यहाँ हम ये अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, डायटम्स आते हैं, फिर हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये इसका डायग्राम है जैसा एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में, ये यूग्लिना का डायग्राम है। उसके वन बाय वन हम इनको सर्व को स्टडी करेंगे, जैसे हमने ऐसे याद रखना है, SPCDE। एस का मतलब स्लाइमोइड्स, पी का मतलब प्रोटोजोन्स, सी से क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, ठीक है, सॉरी डाइनोफ्लैजिलेट्स, और ई से क्या था, यूग्लिना। इस तरह से हम ये 5 क्लासेस हैं प्रोटिस्टा की जो वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे।